नमस्कार पवन जी। आप ई दिशा फाउंडेशन के सचिव हैं, फाउंडर हैं और 20-22 वर्ष का आप में इसमें अनुभव है। इतने अपने इतने वर्षों के लगभग 2 दशक से ज़्यादा का आपका अनुभव जो हुआ है, विशेष तौर पर रिश्तों में, पारिवारिक मामलों में और एडोलेसेंट और मेंटल हेल्थ के मामलों में जो आज की डेट में समाज में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें आपका क्या अनुभव है? आप संक्षिप्त में ज़रा बताइए, उसके बाद में चंद एक सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शकों को जिससे लाभ होगा। तो आप कुछ एक अपने बारे में बताइए बैकग्राउंड। देखिए, अगर मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा पीछे जाऊँ, जैसा कि मैं 40 से ऊपर का हूँ और जब चीज़ें मैं समझ रहा था, तो मैं अपने आस-पास देखता था कि परिवारों में इतना संघर्ष था कि लोग अपने संघर्ष को किसी से साझा नहीं करते थे। हाँ जी। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे, हुँ। उसका असर इतना था कि जब पति-पत्नी में कोई लड़ाई-झगड़ा होता था, तो बच्चे उसमें शामिल होते थे। हाँ जी। हालाँकि उस समय मैं तो यही सोचता था कि पारिवारिक संघर्ष जो है वो कितना बड़ा रूप ले लेता है। ओके, और जब मैं अपने करियर में आगे बढ़ा और वकालत के पेशे में आया तो मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा। ओके। मान कर के चलिए अगर कोई एक लड़का, एक लड़की 30 साल की उम्र में डिवोर्स पिटीशन फाइल करती है, तो उसको 5 से 10 साल लग जाते थे डिवोर्स लेने में। लेकिन सोचने की बात ये है कि इन 10 सालों में उनके ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि उनकी इमोशनल, फिज़िकल डिज़ायर इतनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि वे अपने जीवन को सही तरीके से चला ही नहीं पाते। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया में जो पारिवारिक न्यायालय का जो रोल रहा, वो कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा। और आज स्थिति ये है कि न्यायालय में पारिवारिक विवादों का अंबार लगा हुआ है और पारिवारिक न्यायालय उनको सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और वहीं से मेरे भी विचार ये आया कि पारिवारिक समस्याओं को अगर हम न्यायालय से बाहर सुलझाने की कोशिश करें, तो ये राष्ट्र निर्माण और पारिवारिक इकाई को जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि न्यायालय से सिर्फ़ न्याय मिलता है, समाधान नहीं मिलता और पारिवारिक समस्याओं और शादी की समस्याओं में हमें समाधान की ज़रूरत है। ओके। आपका ये कहना है कि जो परिवार जहाँ पे विवाद खड़ा हो गया है और वो अपने विवाद को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो पारिवारिक न्यायालय की तरफ ना जाते हुए समाधान की तरफ आगे बढ़ें और समाधान में जो हम समझते हैं सबसे अच्छा इसमें जो अनुभव आपका रहा है, सबसे अच्छे समाधान भी आप ही दे सकते हो क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों में आपने कई सारे परिवारों को पुनर्गठन किया है और दोबारा उनकी रिलेशनशिप को रिस्टोर किया है और टूटने से बचाया है। तो यही करेक्ट है? जी, बिल्कुल, लेकिन विचार कैसे आए? जैसे मान लीजिए जब शादी में परिवार में समस्या आती है, तो लोगों के एक ही विचार आता है, जब समस्या बढ़ जाती है तो वह है पारिवारिक न्यायालय। हुँ। अगर इस जगह पर अगर विचार ये आता है कि मेरे परिवार में कोई समस्या चल रही है और ऐसी कोई संस्था हो जो समाधान निकाले। हाँ जी। अगर ऐसा कुछ विचार आता है तो ये तभी काम करता है क्योंकि हमने जो संस्थाएँ बनाई हैं जैसे कि पारिवारिक न्यायालय, तो लोगों के दिमाग में वही विचार आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में पहले ये आए कि अगर शादी में कोई समस्या चल रही है तो उसे हम बैठ कर के किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ कर के जो कोर्ट के बाहर समाधान निकालती हो, वो भी बिना किसी तनाव के। ओके। तो ये विचार आना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी पारिवारिक समस्याओं को बिना कोर्ट के ही सुलझाना है। क्योंकि पिछले जो 50 साल रहे हैं, उसमें हमारा जो पारिवारिक ढाँचा है, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, घर के बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो ऐसा परामर्श देते थे जिससे हमारे परिवार में एक सामंजस्य बना रहता था। आज जब पारिवारिक जो संयुक्त परिवार टूटे, तो आज जो हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि पारिवारिक ढाँचा बदल चुका है। इसीलिए हमें परिवार के सदस्य की आवश्यकता होते हुए भी हमारे पास वो लोग नहीं हैं, जो परिवार को बाँध के रखते थे या उन्हें एक अच्छा परामर्श देते थे। तो ऐसी स्थिति में आज मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो, जो पारिवारिक समस्याओं को सुने और उनका बिना किसी तनाव के उसका समाधान निकाल पाए। हाँ, ये आपका विचार बहुत अच्छा है, कारगर है और जो एक्सपर्ट्स ने भी इसमें पाया है कि कोई थर्ड पर्सन जो कि न्यूट्रल है, जो निष्पक्ष है, वो अगर इसमें एंटर करे
और जिसका खुद का अनुभव हो, वो जब इसमें एंटर करता है और परिवार को जोड़ने का काम करता है, तो वो ज़्यादा सफल होता है और परिवार आपस में जुड़ते हैं। आपका बिल्कुल। यही कहना है? तो साहब इसके साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अनुभव में लगभग पिछले 20-30 वर्षों में भारतीय परिवारों में क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं? आपकी ऑब्ज़र्वेशन है कुछ इसके बारे में? देखिए, अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूँ, तो उस समय जो तलाक के मामले आते थे, तो बहुत कम मामले हुआ करते थे। और उस समय जो हमारी जो बेटियाँ हैं या महिला वर्ग है, वो इतना शिक्षित नहीं थीं। हुँ। तो उनके अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक गुण होता है, जिसे कहते हैं पेशेंस, हाँ जी। वो उसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को कभी छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। हुँ, हुँ। वहाँ स्थितियाँ अलग थीं, लेकिन आज की स्थिति देखें तो आज बेटियाँ शिक्षित हैं। एक महिला वर्ग जो कभी अशिक्षित था, आज वो बाहर काम भी कर रहा है, तो उनके अंदर पेशेंस की जगह एक बहुत बड़ा अहंकार भी आया है। ओके। और 40 साल की जो पेरेंटिंग रही है, वो कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। मतलब आज से 40 वर्ष पहले की जो अभी तक जो पेरेंटिंग रही है, हाँ, वो कोई बहुत बड़े अच्छे मूल्यों पर नहीं रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस कारण से परिवारों में ये विवाद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। ओके। अब आप अगर आप किसी को ये कहते हैं कि एजुकेशन या अपने पैरों पे खड़ा होना, यही रिश्तों में या परिवार में बाधा है, तो ये सच है। हुँ। क्योंकि हमने विकास पे ध्यान दिया, लेकिन विकास होगा तो साथ में समस्याएँ भी आएँगी। हुँ, हुँ। अगर हमारी स्थितियाँ बदलेंगी, तो भले ही हमारी पुरानी समस्याएँ खत्म हो जाएँ, तो नई समस्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से रिश्ते, परिवार, शादी एक समस्या बन कर के आज हमारे सामने है। ओके, तो आपका ये कहना है कि महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना, उनका स्वतंत्र होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कारण से, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लेने स्टार्ट किए हैं महिलाओं ने, जिससे कि परिवारों में विवाद होते जा रहे हैं और कुछ एक महिलाएँ हैं जो ऐसा कर रही हैं, सभी नहीं कर रही हैं। तो आपका ये कहना है कि इसके लिए उनका गाइडेंस होना ज़रूरी है ताकि परिवार ना टूटे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि परिवार कैसे काम करता है, इसका मुखिया कौन होगा, ये एक व्यवस्था है। अगर आज हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है, तो वो कहीं न कहीं जो पिछले 50 सालों में बदलाव हुए हैं, उनकी वजह से भी है। ओके। तो साहब इसी के साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बढ़ गई है, वो तो हमने देखा है कि परिवारों में विवाद हो रहे हैं और बहुत सारे परिवार ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि वो ब्रेक होने की सिचुएशन में हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो ऐसे परिवार हैं, वो परामर्श लेने से, काउंसलिंग लेने से हिचकिचाते हैं, उनमें हेजिटेशन है। तो आपके अनुभव में ऐसे कितने परिवार हैं या कितने लोग हैं ऐसे जिनको अभी भी हेजिटेशन है? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैं किसी काउंसलर के पास जाऊँ? तो और अगर उनको ये ऐसा डर है तो वो कैसे मिटाएँ? क्योंकि काउंसलिंग तो अभी ज़रूरी हो गया है और ये विदेशों में भी माना गया है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है परिवारों में, लोगों के रिश्तों में। तो आपका क्या मानना है ये कितना बड़ा डर है कि सोसाइटी का डर, लोगों का डर? तो इसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, शुरू से ही हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हमारी जो समस्याएँ होती हैं, व्यक्तिगत या पारिवारिक, इनको किसी से साझा ना करना, ये हमारी शुरू से थोड़ी-सी संस्कृति रही है। ये पारिवारिक समस्याएँ हैं और ये हमें घर के अंदर ही सुलझा लेनी चाहिए। तो वो एक समय था जब हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे। हाँ। लेकिन आज की स्थितियाँ देखें तो पारिवारिक जो टूटन हुई है, उसका परिणाम ये निकला कि घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सदस्य होते हैं। अगर हम आज के फैमिली स्ट्रक्चर को देखें, हुँ। तो उस हिसाब से एक हस्बैंड है, एक वाइफ़ है और उसके बुज़ुर्ग माँ-बाप हैं और बढ़ते बच्चे। हाँ। तो आज के जो पारिवारिक ढाँचा है या उसकी जो स्थिति है, वो बहुत छोटी-सी है। पुराने टाइम में परिवार बड़े हुआ करते थे, जॉइंट होते थे और बड़ी संख्या में होते थे और उनमें से कुछ ना कुछ समझदार लोग, मैच्योर लोग होते थे जो सामने आकर मार्गदर्शन करते थे। अब वो नहीं है, छोटी संख्या का परिवार हो गया है और इसमें कोई सुलझाने वाला नज़र नहीं आता। जी। और जब महिला वर्ग शिक्षित हुआ, तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी आया। महिलाओं को पढ़ाया गया, लेकिन जो सामाजिक मूल्य एक पुरुष को दिए गए थे, वो महिलाओं को नहीं दिए गए। क्योंकि पुरानी परंपरा जो रही है कि हमारे भारतीय परिवारों में, वो ये है कि पुरुष पैसा कमाने बाहर जाएगा और हमारी जो महिलाएँ होंगी, वो परिवार का
देखभाल करेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 30-40 सालों में ऐसा नहीं हुआ। यानी कि महिला वर्ग को, एक पुरुष को जो सामाजिक मूल्यों का ज्ञान दिया गया था, या मैं ये कहूँ हाँ। कि जाने-अनजाने ऐसा हुआ, हम हुँ। अपनी महिला वर्ग को ये चीज़ नहीं दे पाए। जिसकी वजह से आज की स्थिति ये है कि महिलाओं के अंदर एक पुरुषत्व दिखाई देता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है ये। ये एक मनोवैज्ञानिक यस। प्रभाव है जिसकी वजह से महिलाएँ पुरुष की तरह व्यवहार कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। हालाँकि उनकी स्वतंत्रता या उनका शिक्षित होना, ये कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, ये हमारे विकास को दिखाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो माताएँ रहीं, उन्होंने अपने आप को जैसा देखा तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। हुँ। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं इसके पीछे कड़वाहट हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है महिलाओं की, कि उनके साथ उन बहुत पुराने समय से अत्याचार हो रहे हैं। तो शायद वो एक कड़वाहट के रूप में नज़र आ रहा है। क्योंकि ओके। कोई भी मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होते हैं वो इसी तरीके से सामने आते हैं। हाँ तो जी। हमारा जो भारतीय मनोविज्ञान का जो विश्लेषण रहा है, उसमें स्त्री और पुरुष के बीच में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फ़र्क रहा है, जो कि आज सामने नज़र आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो आपका ये कहना है कि परिवार में जो महिलाएँ हैं, उनको हालाँकि हमने इंडिपेंडेंट करने के लिए उनको शिक्षित कर दिया और इंडिपेंडेंट बनाया और वो एडवांस हो गई हैं। लेकिन पीछे से जो परंपरा पुरुषों को सिखलाई जाती थी परिवार को सँभालने के लिए, वो परंपरा वाली बातें महिलाओं को नहीं बताई जा रही हैं। और कुछ एक सेक्शन महिलाओं का ऐसा है जो कि इसको ना जानने के कारण से परिवारों में ये विवाद पैदा करती हैं। और उसमें परिवारों पर बुरा प्रभाव होता है। बहरहाल फिर भी ये ज़रूरी भी है कि महिलाओं की शिक्षा ज़रूर की जाए, वो तो हम रोक नहीं सकते। जो उनकी एजुकेशन है वो तो हम बंद नहीं कर सकते, वो ज़रूरी भी है। लेकिन साथ में उनको पारंपरिक जो सांस्कृतिक शिक्षा है परिवार को जोड़ के रखने की, वो साथ-साथ में चलना ज़रूरी है, आप यही बता रहे हैं। जी। ठीक है, सो इसको वापस उसी क्वेश्चन पे ले आते हैं कि परिवारों में परामर्श ना लेना, हुँ, हुँ। जिन परिवारों में विवाद है, वो परामर्श नहीं ले रहे हैं। ये परामर्श ना लेने का कारण एक बहुत बड़ा ये है कि हालाँकि अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है, समस्या चल रही है, विवाद इतना बड़ा हो गया है कि वो विस्फोट तक पहुँच चुका है। फिर भी लोग परामर्श और काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग लेने को तैयार नहीं है बिकॉज़ उनको ये डर लगता है कि पड़ोसी क्या बोलेंगे या दूसरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो इसके बारे में आप कुछ विस्तार में बता रहे थे, तो हाँ, हमें बताइए? तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में, जैसा मैंने बताया कि पारिवारिक समस्याएँ या व्यक्तिगत जो समस्या होती है, हम किसी से साझा नहीं करते। लेकिन जब आज की स्थिति अगर हम देख रहे हैं, तो परिवार टूटने की दर है, वो तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसा मैंने आपके सामने रखा कि एजुकेशन, महिला वर्ग भी पढ़ लिख गई, तो उनके अंदर एक चेंज आया। चेंज से मेरा यह मतलब है कि जब आप तरक्की पा लेते हैं या आप एक अच्छा नॉलेज ले लेते हैं, तो आपके अंदर आपका ईगो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पति-पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता। तो यहाँ पर किसी एक थर्ड पर्सन की जो भूमिका होती है, वो बहुत कमाल की हो सकती है, एज़ ए काउंसलर। और हुँ। मैंने अपने पिछले 20 साल में देखा है कि जब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, तो काउंसलिंग, ख़ास करके मैरिज काउंसलिंग भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और टूटती हुई शादी की जो पुनः स्थापना है, उसमें मदद करती है। वेरी गुड, ओके। तो लोग, जो इंडियन जो लोग हैं, जैसे कि जो ऊँचे पदों पर हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत है, ख़ास करके अगर वो लोग आगे आते हैं, तो हमारा एक मिडिल क्लास या कोई और अन्य वर्ग भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर के वे किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं आना चाहते। उसके कई एक सामाजिक कारण हैं, बड़ा पद है जिस पे वो काम कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले जो मेरे कार्यकाल का जो सब 20 साल का जो मेरा जो अनुभव रहा है, उसमें मैंने देखा है कि आईएएस लेवल पर और जो बड़े-बड़े उच्च पदों पर हैं, उनके परिवार में कुछ ख़ास अच्छा नहीं चल रहा। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मेरे पास हैं, जिन्होंने पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड तक किया। हुँ। तो आज का समय ऐसा है कि हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के लिए या व्यक्तिगत समस्या के लिए किसी थर्ड पर्सन से सलाह-मशवरा लेना चाहिए। ओके, थर्ड पर्सन से आपका तात्पर्य है काउंसलर,
रिलेशनशिप काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट जी, या बिल्कुल। थेरेपिस्ट के साथ में? हाँ, ये काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मेरा यहाँ मतलब है जिसे हमारे भारत देश की संस्कृति के बारे में पता हो, यहाँ के संस्कार के बारे में पता हो, जिसे मानव मनोविज्ञान की जानकारी हो, व्यावहारिक साइंस के बारे में पता हो, हमारी जो विभिन्नताएँ हैं, उसके बारे में पता हो। ओके। सो पवन जी आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो कि हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेशन में हैं, परिवार में विवाद में रहते हुए भी, बहुत बड़ी समस्या के बीच में रहते हुए भी और कई वर्षों तक रहते हुए भी उसका कोई समाधान निकालने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इनके लिए आपका क्या मैसेज है? ख़ासकर जिनको हेजिटेशन है? देखिए, वैसे ये स्वाभाविक है कि हम अपनी व्यक्तिगत चीज़ें या पारिवारिक चीज़ें किसी से साझा नहीं करते हुँ, और इसमें कदम बढ़ाना मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। तो इसके लिए मैं लोगों को यही कहूँगा कि हमारा जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, अगर मैं गुप्त दो रखा जाता है, किसी का नाम सामने नहीं आता। हाँ, अगर मैं आज से 5 साल पुरानी बात करूँ तो जो बड़े पद पे हुआ करते थे, वो एग्रीमेंट साइन करते थे। ओके, और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज लोगों का विश्वास भी है और लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं और काउंसलिंग के लिए भी आ रहे हैं और वो लोगों से सुन भी रहे हैं कि उनके परिवार में अब चीज़ें सामान्य हुई हैं। तो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और विश्वास के लायक भी है अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मैरिज काउंसलिंग या फैमिली काउंसलिंग ये एक मददगार चीज़ है सबके लिए। गुड। सो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे समय बीतता है, तो सोसाइटी में ट्रेंड भी चेंज होते हैं, युग परिवर्तन होते हैं। जिस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस तरह से हमारे एटीट्यूड और माइंडसेट भी चेंज होने चाहिए। जी, बिल्कुल। पुराने ही माइंडसेट पे अगर हम अटक जाएँ और किसी से काउंसलिंग ना लें, परामर्श ना लें, हुँ, सिर्फ़ हेजिटेशन के कारण, तो इस माइंडसेट को साथ-साथ में चेंज करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हम देखते हैं युवा पीढ़ी अभी फिर भी इसमें इतना हेजिटेशन नहीं रखती, वो सामने आते हैं, मिलते हैं, जुलते जी, हैं और बिल्कुल। परामर्श लेते हैं। तो बड़ों के लिए भी खासकर ओवर 45 से 45-50 से ऊपर वाले जो एज वाले हैं, इनके लिए आपका क्या एडवाइस है? देखिए, ये 40 से ऊपर के लोग हैं और अगर मैं उनकी बात करूँ, 40 से ऊपर हैं तो मेरा लगता है कि शादी को 15 से 25 साल की शादियाँ इनकी हो रखी हाँ हैं जी। और ये शादी के बाद से ही मैं इनको पीड़ित कह सकता हूँ। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वाक़ई ओके। ही शादी के बाद हुँ, हैरान है, परेशान है, पारिवारिक संघर्ष में उलझा हुआ है, लेकिन उसके मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि इस समस्या का समाधान वो कैसे निकाले। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दिनचर्या को उसने ऐसा बना रखा है कि वो सुबह निकलता है और शाम को आता है। तो हुँ, जितनी भी 25 साल पुरानी शादियाँ हैं, तो उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है। हुँ, वहाँ पर एक पिता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अगर हुँ, 25 साल की शादी है तो एक पिता का कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है परिवार में, हुँ, लेकिन अगर उसकी शादी को 25 साल हो गए तो वो अपने आप को अकेला, असहज और असहाय महसूस करता है। ओके, देखा जाए तो उन लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहिए वेरी नाइस। और आप मैं ये ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और 1 या 2 सेशन में ही आपको एक ऐसी दिशा मिलती है कि आप अपने 25 साल का जो संघर्ष है, उससे निकल सकते हैं। वेरी गुड।